आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वात् साधनम, मतलब निरोगी होना परम भाग्य है और अच्छे स्वास्थ्य से ही जीवन के दूसरे कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारी ऋषि परंपरा में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया। वैदिक संस्कृति का आधार ही स्वास्थ्य है, इसलिए आयुष्मान और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद उसी परंपरा से जन्मा है। इसमें दो राय नहीं कि 2047 का विकसित भारत का सपना स्वस्थ भारत के जरिए ही पूरा होगा। इस लिहाज से विकसित भारत की परिकल्पना में नड्डा जी की महती भूमिका है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से ही एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो सकती है। इस लिहाज से स्वस्थ समाज की बनाने की जिम्मेदारी नड्डा जी के मजबूत कंधों पर है। क्योंकि विकसित भारत साध्य है और स्वस्थ भारत उसका साधन। भारतीय परंपरा में आरोग्य का शास्त्र आयुर्वेद है और उसे बनाने वाले धन्वंतरी समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक थे। यानी स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले को हमारी परंपरा में रत्न माना गया है। नड्डा जी, इस लिहाज से हम आपको रत्न मान सकते हैं। मित्रों, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना, उन्हें पीड़ा से मुक्त करना, उनके आरोग्य का उपकरण बनना बड़ा पवित्र काम है। मैं अपनी बात स्पष्ट करने के लिए आपको भागवत की एक कथा सुनाता हूँ। भागवत कथा मेरा मतलब श्रीमद् भागवत से है। आप जानते हैं कि राजा परीक्षित एक प्रतापी राजा हुए। उनकी चौथी पीढ़ी में एक राजा हुए रंती देव। उनकी यश कीर्ति चारों तरफ फैली थी। बड़े दानवीर और प्रतापी थे। कोई उनके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता था। प्रजा पर सब कुछ लुटाते थे। उनके सत्कार्यों और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने एक रोज़ उनसे कहा कि मांगो, क्या चाहते हो। रंती देव ने कुछ भी लेने से इनकार किया, पर भगवान अड़े रहे, मांगो मांगो। तब रंती देव ने कहा, न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे स्वर्ग चाहिए, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मुझे तो पीड़ा और दुख से करा रहे प्राणियों के दुखों को दूर करने की ताकत आप दें, ऐसा रंती देव ने भगवान से कहा। यानी जिसने राज्य नहीं चाहा, जिसने स्वर्ग नहीं चाहा, जिसने मोक्ष नहीं चाहा, उसने वह चाहा जो नड्डा जी करते हैं, लोगों की पीड़ा को हरने और उन्हें निरोग बनाने का काम। इस लिहाज से हम उनका एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम से वक्त निकालने के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और कामना करते हैं कि नए भारत को निरोगी भारत बनाने का उनका सपना जल्दी ही साकार हो। नमस्कार। हेमंत सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। तालियां। और अब मैं नड्डा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो 2047 तक भारत को स्वस्थ बनाने का रोड मैप हम सबके सामने रखें। आज के इस सेहत संवाद में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, जिनके साथ मुझे काम करने का भी मौका मिला है और वह जर्नलिस्टिक क्षेत्र में रहे, लेकिन एक दोस्त के नाते, हमेशा साथी के नाते हमें काम करने का मौका मिला। ऐसे हमारे हेमंत शर्मा जी, हमारे परितोष चतुर्वेदी जी, अमित त्रिपाठी जी, हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सभी एक्सपर्ट्स और हमारे पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के यहाँ पर नीति निर्धारक जो उपस्थित हैं, फ्रेंड्स और देवी और सज्जनों, मुझे सबसे पहले तो इस सेहत संवाद में आने का मौका मिला और जो इनिशिएटिव आप सबने लिया है उसके लिए मैं सबसे पहले तो टीवी 9 को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही समय के साथ प्रासंगिक
जो रेलेवेंट है उस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया है। और यहाँ नीति निर्धारक और हेल्थ फ्रेटर्निटीज़ के साथ जुड़े हुए लोग, आज मुझे बताया गया है कि आने वाले सेशंस में वो चर्चा करेंगे और किस तरीके से भारत को विकसित भारत में 2047 में हम कैसे देखना चाहते हैं और उसमें हेल्दी इंडिया कैसे होगा, इस बात के लिए आप सब लोग बैठने वाले हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं, क्योंकि यहाँ बहुत ही गहन चिंतन के साथ आप सब सारी बातों के दिन शाम को चर्चा करेंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने की चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सब्जेक्ट्स को चुना है और उसके साथ साथ जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उसका सहयोग लेते हुए कैसे आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे, इस पर भी आप चर्चा करने वाले हैं। और इनोवेशंस इन हेल्थ केयर, इस पर भी आपने चर्चा करने का तय किया है। ये सारी बातें इमर्जिंग चैलेंजेस, हमारे ट्रेंड्स और उस ट्रेंड्स को एड्रेस करने का हमारे इनोवेशंस और हेल्थ केयर सिस्टम में प्रावधान, ये तीनों चीज़ें एक तरीके से डिस्कशन को होलिस्टिक अप्रोच की ओर ले जा रही हैं। इसके लिए मैं सेहत संवाद को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और विकसित भारत के जिस संदर्भ में जो आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। जब मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं तो मैं एक बात पर आपको ज़रूर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि हम क्यूरेटिव से हट करके प्रिवेंटिव की तरफ चलें। लंबे समय तक हमारे यहाँ हेल्थ का मतलब पहले बीमार पड़ो और बाद में इलाज करो, इसी को स्वास्थ्य मानते थे। यही स्वास्थ्य की अप्रोच थी। 1997 के हेल्थ पॉलिसी का जो सारा थ्रस्ट था, वह थ्रस्ट क्यूरेटिव पर था। हॉस्पिटल्स खोलो, डॉक्टर्स पैदा करो, उनको ट्रेनिंग दो, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का उपयोग हो, यानी क्यूरेटिव पार्ट पर बहुत बड़ा एम्फेसिस था। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं और आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि आपने मेरे परिचय में स्वास्थ्य मंत्री के बारे में कम, राजनीतिक नेता के बारे में पूरा दिखाया है, तो मैं राजनीतिक दृष्टि से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट whom you select as your policy maker, whom you select as the policy implementer. If the right person is at the right place, the country goes into the right direction. If you choose a wrong person for a right place, the country goes towards the wrong direction. So we have to understand that the policy makers are very important. और मैं इस बात में कह सकता हूं बखूबी कि 1947 से लेकर के 2014 तक वी वर ओनली वर्किंग ऑन द क्यूरेटिव साइड। आप तो सुनते भी होंगे, डॉक्टर्स भी कहते थे कुछ भी खाओ एंटीबायोटिक ले लो, कुछ भी खाओ एंटीबायोटिक ले लो, कुछ नहीं होता। और हमारे मरीज भी बोलते थे, डॉक्टर साहब हमको सुबह तक खड़ा कर दो, बोलता मैं कर दूंगा, बुखार से छुट्टी दिला दो। सो द होल नरेटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज क्योर क्योर एंड क्योर। बट इन 2014 when Prime Minister Modi became the Prime Minister of this country, he asked us to go for the new health policy. और न्यू हेल्थ पॉलिसी हमने ऐसे ही नहीं लाई कि हम निर्माण भवन के कमरे में बैठ करके और कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ करके हमने डिस्कशन कर लिया, नहीं। We had series of discussions throughout the length and the breadth of the country. We had discussions in Northeast, tried to understand the problems of Northeast. We had discussions in down south. We had discussions in western part of India. We had discussions in the eastern part of India. We had the discussions in the northern part, remote areas, Leh, Ladakh, to find out which type of health policy we should go for. And after a very exhaustive discussion, we came out with the health policy of 2017.
नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस 2017 के हेल्थ पॉलिसी के बारे में, तो दिस इज होलिस्टिक इन नेचर, ये कंप्लीट है अपने आप में, ये इंक्लूसिव है, सबको जोड़कर चल रहा है, ये साइलोज में नहीं बांट रहा है। अभी तक हमारे एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेद को नहीं मानते थे, हमारे एलोपैथी के डॉक्टर्स या आयुर्वेद के डॉक्टर्स होम्योपैथी को नहीं मानते थे। हमने सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन, यू सी देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ कीमोथेरेपी इन कैंसर, बट आयुर्वेदा इज वेरी गुड फॉर इंप्रूविंग द इम्यून सिस्टम. So for a patient who is undergoing a chemotherapy can take advantage of the Ayurveda medicine for his enhancing his immune system. So this is holistic, integrative, inclusive. तो हमने क्या किया? Preventive, promotive, curative, palliative, rehabilitative, geriatric, सबको जोड़ा. अब हमारी सबकी उम्र बढ़ रही है, हमारा लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो हमारे को जेरियाट्रिक केयर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा. हमारे बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी, ओल्ड एज में उनकी प्रॉब्लम्स अलग किस्म की होंगी. तो क्या हमारा मेडिकल साइंस उसके लिए तैयार है? क्या बहुत सी ऐसी मेडिसिन, बहुत सी ऐसी बीमारियां होंगी जिसके साथ हमको जीवन भर जीना पड़ेगा. तो क्या हमारा पैलिएटिव सिस्टम तैयार है? क्या बहुत सी ऐसी बीमारियां होंगी क्योंकि हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दी है. हम मेडिकल इनोवेशंस हमको एक क्वालिटी लाइफ की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमको रिहैबिलिटेटिव करना पड़ेगा, हमको सपोर्ट करना पड़ेगा. क्या वो रिहैबिलिटेटिव कैपेसिटी हमारे पास है? क्या? तो हमने होलिस्टिक अप्रोच को लिया. इसलिए जब हम सेहत संवाद की बात करते हैं तो हम उसमें होलिस्टिक अप्रोच के साथ प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्रियोरेटिव, हेल्दियर इंडिया, इसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं. अब आप पूछेंगे कि प्रिवेंटिव में आप क्या कर रहे हो, तो आपका मैं सहयोग चाहूँगा इस सेहत संवाद में. हमने 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं. ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एनी पर्सन, एनी सिटीजन विद द हेल्थ इंस्टीट्यूशन और विद द हेल्थ फैसिलिटी. अब ये 1,77,000 जो हमारे हेल्थ आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, इसमें वी आर हैविंग अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर. ही इज नॉट अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ डॉक्टर, शी इज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर. शी knows something about dental, she knows something about mental, she knows something about hypertension, she knows something about blood pressure. ऐसे वो कुछ चीज़ों के बारे में उसको जानकारी है. बट विद द फैसिलिटी ऑफ द पैरामेडिक्स हम लोगों ने तय किया है कि हर व्यक्ति का 30 साल की उम्र में उसका डेंटल चेकअप, मेंटल चेकअप, लेडीज़ का ओरल कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जेंट्स का ओरल कैंसर, और इसके साथ साथ हमारा डायबिटीज़, ब्लड शुगर, ये सब चीज़ों का चेकअप होगा, स्क्रीनिंग होगी. इसका लाभ क्या होने वाला है हेल्दी इंडिया 2047 में, कि वी विल बी एबल टू डिटेक्ट that this person at the age of 30 is hypertensive, so he may go for cardiovascular disease. This person is susceptible to diabetes, so he may go for a renal failure or eye problem or other problems coming out of diabetes. So it has to be checked at the right time. The same way, ladies ka cervix cancer which comes out in 50s can be detected at the age of 30, so that early detection हो जाए. ब्रेस्ट कैंसर का भी वही है, टेंडेंसी का पता चल जाता है, तो उससे हम हेल्दी इंडिया की तरफ जाने में हमको लाभकारी होगा. तो इस तरीके से हम लोगों ने 1,77,000 प्रिवेंटिव पार्ट में हेल्थ केयर सिस्टम्स को खड़ा किया है. मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि मेडिकल इनोवेशंस का हम किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं. हम लोगों ने एवरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर को टेली कंसल्टेंसी से जोड़ दिया है. इसलिए सपोजिंग समथिंग हैपन्स, किसी को जीभ में छाला हो गया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं पहचान सकेगा, लेकिन वो फोटो खींच करके स्पेशलिस्ट को भेज सकता है.
वो उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उससे बात करा सकता है। तो डॉक्टर उसको बता सकता है कि तुम ये दवा लो, प्रिस्क्राइब वो करेगा डॉक्टर, दवा डिलीवर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर करेगा। दिस इज चेंजिंग इंडिया विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और मैं 1,77,000, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूर दराज छत्तीसगढ़ के बस्तर की बात कर रहा हूँ, मैं लद्दाख के गांव की बात कर रहा हूँ, मैं गढ़चिरौली के इंटीरियर के ट्राइबल विलेज की बात कर रहा हूँ, जहां हमने इस फैसिलिटी को पहुंचाया है। और इसलिए बदलते भारत की तस्वीर को किस तरीके से हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इसका एक ये जीता जागता प्रमाण है। और मैं इसमें और भी आपको बताना चाहूँगा, अब जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, आप सबको शायद इसकी जानकारी नहीं होगी कि भारत आज कैसे काम कर रहा है। कोई भी, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, एनी वुमेन हु गेट्स प्रेग्नेंट, भारत सरकार की फैसिलिटी उसके 8 एंटीनेटल चेकअप्स करती है, 8 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक चेकअप उसमें स्पेशलिस्ट का होता है, और जो हाई रिस्क पेशेंट्स होती हैं उनके 3 चेकअप्स स्पेशलिस्ट के द्वारा होते हैं। और डिलीवरी के लिए भारत सरकार की फैसिलिटी ये है कि हम घर से एक पेशेंट को उठाते हैं, इंस्टीट्यूशन तक ले जाते हैं, डिलीवरी कराते हैं, डिलीवरी के बाद घर वापस छोड़ते हैं और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं ताकि मदर ठीक ढंग से उसको बच्चे को ठीक से रख सके, इस बात का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके का हम लोगों ने काम किया है। उसी तरीके से अभी आपने इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष के बारे में सुना। वी आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड 16 साल तक, 16 ईयर्स तक, उसको हम 27 वैक्सीन्स देते हैं, 27 टाइम्स वैक्सीन्स के डोजेस देते हैं। 11 वैक्सीन्स के 27 डोजेस दिए जाते हैं और 12 प्रिवेंटिव डिजीजेस से उसको बचाया जाता है। दिस इज़ द लाइफ साइकिल अप्रोच विच वी आर अडॉप्टिंग। और आपको जान करके खुशी होगी, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े हमारे हेल्थ सर्वेज के हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 79 से बढ़कर के 89% हो गई है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। और मैं बता रहा हूँ 2021 की बात, जब कोरोना भी था और जब उस समय की स्थिति थी, और आज 2025 में ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 95% से भी ऊपर होगी, ऐसा मेरा मानना है।